हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन के PYQ की सीरीज। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एपिसोडिक अम्लीकरण का कारण है? क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ें, उसके बाद धैर्यता के साथ अच्छे से ऑप्शन को पढ़ें, तब जवाब दें। ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन एपिसोडिक अम्लीकरण का कारण है? उच्च ऊंचाई, कम तापमान, पिघलने वाली बर्फ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के निम्न स्तर। ठीक है? तो एपिसोडिक अम्लीकरण का कारण है पिघलने वाली बर्फ, मेल्टिंग स्नो। ठीक है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एपिसोडिक अम्लीकरण अर्थात अम्लता में अस्थायी वृद्धि मुख्य रूप से बर्फ पिघलने या भारी वर्षा जैसी घटनाओं के दौरान सतही जल निर्वहन में तेजी से वृद्धि के कारण होती है, जो अम्लीय जमाव को रोकने की मिट्टी की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ठीक है? तो आप इतना ज्यादा कुछ याद ना रखें, केवल इतना आप रख सकते हैं कि एपिसोडिक अम्लीकरण किसकी वजह से होता है, तो पिघलने वाली बर्फ। ठीक है? इसका कारण क्या है? पिघलने वाली बर्फ। अगला है, रंबल इन द जंगल में मोहम्मद अली ने किसे हराया था? केन नॉर्टन, जॉर्ज फोरमैन, जो फ्रेजियर और लैरी होम्स। अब देखिए मोहम्मद अली कौन है, तो मोहम्मद अली थे एक बॉक्सर। कौन है? बॉक्सर। और इन्होंने क्या है कि एक फाइट लड़ी थी बहुत खतरनाक वाली, और उस फाइट में इन्होंने हरा दिया था किसको? जॉर्ज फॉरमैन को हरा दिया था। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर रंबल इन जंगल में मोहम्मद अली ने 8वें राउंड में जॉर्ज फॉरमैन को नॉकआउट से हराकर विश्व हैवी वेट खिताब उन्हें हासिल किया था। ठीक है? तो एक बहुत बड़े बॉक्सर रहे थे ये। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है? भारत का पहला पूछ रहा है। ठीक है? शिवना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो भारत का पहला प्रमुख जल विद्युत उत्पादन केंद्र है शिवना समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? और इसे 1902 में चालू किया गया था और ये एशिया की सबसे बड़ी जल परियोजना थी, जिसे भारत के कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनाया गया था। ठीक है? और इसका मतलब मेन जो था वो किसे देता था, तो ये कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि आपने देखी होगी KGF फिल्म देखी है, तो जो वही कोयले की खदान है KGF की, इनको क्या करता था ये? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना इसका मुख्य काम था। ठीक है? अगला है, बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा निम्न में से किस पहल के तहत कम लागत वाले उपग्रहों के विकास और तैनाती को संबोधित किया गया था? बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल, रूसी अंतरिक्ष पहल, सामान्य ब्रह्मांड पहल, आकाशगंगा आकाशगंगा पहल। ठीक है? तो इसका आंसर है बुनियादी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा कम लागत वाले उपग्रहों के विकास और तैनाती को संबोधित किया गया था। ठीक है? अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष से संबंधित, स्पेस से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल के देखने को मिलते हैं। यानी कि स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से संबंधित यूएनओ का क्या क्या रोल रहा है, यूएन किस तरीके से पार्टिसिपेशन करता है, क्या क्या उसकी स्कीम्स हैं, किन किन चीजों में उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो ये सब चीजें देखने को आपको इसके अंदर मिल रही है। मतलब इसके जो क्वेश्चन हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। सामान्य क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि परि प्लस आवरण का अर्थ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 30 में से एक आध देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन एकदम सरल मिले, तो ऐसा नहीं है। और ये जो सीरीज है इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की जो प्रकृति है, किस किस लेवल के और किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आप इन सीरीज को अच्छे से देखा करें, क्वेश्चंस लगाया करें, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार किया करें। ठीक है? चलिए अगला है,
भारत के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? यानी कि ऐसा कौन सा इनमें से मतलब संसाधन है जो भारत में है? यूरेनियम, थोरियम, दोनों, और ना तो यूरियम और ना थोरियम। तो देखिए जो थोरियम है वो पूरे के पूरे विश्व का भारत में सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थोरियम। और यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है, मोस्टली विदेशों से इसको क्या किया जाता है, मंगाया जाता है। चलिए, गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी है? गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत इसमें कितनी कॉस्ट आ रही है? ठीक है, 9,023 करोड़, 100 करोड़, 6,000 करोड़ और 8,023 करोड़। तो इसकी कुल कॉस्ट है 9,023 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, अभी तक देखने को मिल रहा था कि इसरो चल रहा था और इसरो के बारे में पूछा जा रहा था, 2-3 बार इसरो वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब इस बार पूछा गया डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंसिव रिमोट एंड डिफेंस आउटपुट, डिफेंस रिसर्च एंड डाइव ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ए आपका इसका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है सुंदरी के पेड़। अब देखिए सुंदरी की बात आ रही है और आपने कहीं ना कहीं सुंदरी से संबंधित कुछ पढ़ा होगा। सुंदरी के पेड़ टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं जो कि मोस्टली पाए जाते हैं कहाँ पर? गोदावरी और कावेरी डेल्टा पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर, कृष्णा डेल्टा और महानदी डेल्टा। तो वो सुंदरी के जो पेड़ हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यहीं पर इसका नाम है एक क्या, सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन डेल्टा। आपने मोस्टली इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जो कि कहाँ पर है, हमारे वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला है, भारत में परिवारों के अध्ययन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एक प्रतिनिधि है, वो क्या लेना चाहता है? नमूना लेना चाहता है, यानी कि सैंपल लेना चाहता है। तो निम्न में से सबसे कम लागत वाली प्रभावी सैंपल विधि यानी कि कौन सी होगी? ठीक है, तो स्तरीय निरुद्देश्य नमूना, साधारण निरुद्देश्य नमूना, उद्देश्य पूर्ण नमूना और बहुस्तरीय झुंड नमूना। तो मल्टी लेवल हार्ड सैंपलिंग जो है वो उसके लिए क्या है, सबसे कम लागत वाली प्रभावी नमूना विधि होगी, ठीक है। अगला है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश किया गया इंडिया में, कौन सा किया गया? ठीक है, वेलवदना राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। और 1936 में जो लुप्त प्राय यानी कि बंगाल टाइगर जो थे उनकी रक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मोस्टली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक क्वेश्चन है बहुत फेमस है, साइलेंट वैली, ठीक है। साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ पर है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे इसको बताना, नहीं तो अगली वीडियो में मैं तो आपसे डिस्कस कर ही लूंगा, ठीक है। चलिए अगला है, जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? यानी कि ये जो मेथड है उनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है? देखिए नहीं वाले क्वेश्चन को मैं आपसे कहता हूँ बार बार, इसको अच्छे से आप पढ़ा करें। तो बांस, टपकने वाली सिंचाई प्रणाली, हाँ। ड्रॉपिंग इरिगेशन सिस्टम, तो इसमें तो ठीक है। ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम है, इसमें तो पानी की बचत होगी। भूजल निष्कर्षण, जमीन से पानी निकालना, तो जमीन से पानी निकालना से भाई पानी कैसे संरक्षित हो जाएगा? नहीं हो सकता, ठीक है। कुंड्स और पानी की बर्बादी से बचना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, भूजल निष्कर्षण, ठीक है। तो बाकी के हैं जो कि क्या है कि जल संरक्षण से संबंधित है, लेकिन ये नहीं है। अगला है वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक जैसे धुआं और सल्फर ऑक्साइड वातावरण में बनने लगे, जिसके कारण शहर के ऊपर जमा हुआ सफेद कोहरा क्या हो गया? काला हो गया, जिसे 1952 में लगभग शून्य दृश्यता वाला कोहरा बन गया। तो इसको क्या कहा गया? पी सूप स्मॉग, भूरा स्मॉग, धूमिल स्मॉग और
लाल भूरा स्मॉग, तो इसे कहा गया पी सूप स्मॉग। क्या कहा गया? पी सूप स्मॉग, यानी कि एकदम जो गहरा घना कोहरा होता है जहां पर जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, बहुत कम हो जाती है, उसे पी सूप स्मॉग कहते हैं। ठीक है। अगला है यारोस, यानी कि यारो को 1913 में किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कि दिल्ली के सचिवालय भवनों के उत्तर यानी कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है? सर हर्बर्ट बेकर, सर आर्थर कॉटन, सर थॉमस रो, सर विलियम हॉकिंस। तो सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा क्या किया गया था? यारोस को डिजाइन किया गया था। ठीक है। तो 1913 में निर्मित यारोस का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। अगला है निम्नलिखित में से उन जानवरों की सूची चुनें जो हमारे घरों में रहते हैं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं कि ऐसे निम्न में से कौन से ऐसी एनिमल्स हैं जो हमारे घर में रहते हैं। ठीक है। मकड़ी रहती है क्या? हाँ, मकड़ी रहती है। चूहा बिल्कुल। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच रहता है, बिल्कुल रहता है। छिपकली रहती है, जी रहती है। ठीक है, ये तो सही आंसर है। बाकी की और पढ़ते हैं। मकड़ी रहती है, छिपकली, तिलचट्टा, कबूतर। कबूतर नहीं रहता, कबूतर तो पेड़ों पे रहता है। ठीक है, आता जाता रहता है छिपकली, लेकिन परमानेंट नहीं रहता है। तिलचट्टा कॉकरोच रहता है, चींटी रहती है, चूहा रहता है, चमगादड़, हाँ चमगादड़ नहीं रहती। तो एक तो ये। अगला चूहा, मकड़ी, छिपकली, ठीक है, लेकिन गिलहरी गिलहरी नहीं रहती। तो बाकी के ये तीन आपके नहीं रहेंगे। पहला वाला है जिसमें चारों ऐसे जीव हैं जो कि हमारे घर में क्या है, रहते हैं, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है रितु ने 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्रदूषण से उत्पन्न समस्या पर बल दिया। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होगी? किसी विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान और वार्ता, तो लेक्चर मेथड तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। फील्ड ट्रिप आयोजित करना, ठीक है, चलिए इसको मानते हैं, हो सकता है। बाकी का कक्षा के लिए एक दृश्य श्रव्य वृत्त चित्र की व्यवस्था करें और वृत्त चित्र देखने के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद बच्चों से इस चीज की चर्चा करने के लिए कहें। कक्षा में प्रदूषण के बारे में एक पोस्टर प्रस्तुतिकरण करें। तो देखिए, अगर बच्चा किसी चीज को ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री को क्या करेगा, देखेगा कि किस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, उसमें आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं, चीजों को वो अच्छे से देख पा रहा है, विजुअलाइज कर पा रहा है। तो और फिर आपस में बच्चे एक दूसरे से इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि वहां पर ऐसे ऐसे वाहन थे, इनसे प्रदूषण हो रहा था, इस इन चीजों से प्रदूषण हो रहा था इस डॉक्यूमेंट्री में। तो पूरी एक फिल्म टाइप की, मतलब एक शॉर्ट फिल्म बच्चों को दिखाकर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर सी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है रॉकेट एवं जेट इंजन में H2O2 का सोर्स क्या है? O2 एंटीऑक्सीडेंट, ईंधन, स्टेबलाइजर। तो O2 इसका आंसर है, O2। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? O2। पर्यावरण में शामिल है, इन्वायरमेंट में शामिल है, कौन कौन शामिल है वातावरण में? स्थल मंडल, जल मंडल में। तो ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तीनों के तीनों। हाँ, तो डी हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है ज्वार एवं बाजरा निम्न में वृद्धि करता है। तो ज्वार और बाजरा कैसे टेम्परेचर में ग्रो करेगा? उच्च नमी हो जहां पर, कम नमी हो, नमी की अनुपस्थिति हो, औसत नमी हो। तो जहां पर नो मॉइस्चर होगा, मतलब कम नमी होगी, लिटिल मॉइस्चर होगा, कम नमी होगी, वहां पर क्या है, ये अच्छे से वृद्धि करेंगे। ठीक है। अगला है भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना कहलाता है। जैव विविधता, पारिस्थितिकीय अनुक्रम, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लक्ष्य वितरण। तो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना कहलाता है आपका सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो चलिए, ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये सीरीज अच्छे से पसंद आ रही है और आप लोग काफी अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी किया करो और जो भी हमारे साथी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।